हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज हम सेट के पेपर के लिए फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ेंगे। सेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें से कुछ ओटी हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं इसमें, और कुछ एमसीक्यूज भी हैं, तो वो हम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। तो अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों ए और बी। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो विषय का ज्ञान होना। कोई यदि शिक्षक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह शिक्षक के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिक्षण सिर्फ एक कला है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो उपरोक्त सभी सत्य नहीं आएगा इसमें। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र को समझ में आना, यही उसका वांछित कौशल है, अनिवार्य कौशल है। मीन्स यह तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है स्मृति स्तर बताया था, इसका ए है। स्मृति स्तर हर्वर्ट, ग्रहण शक्तिशील मॉरिसन और विचारशील स्तर हंट का। तो इसमें याद रखना कि स्मृति स्तर बताया था हर्वर्ट ने, ग्रहण शक्ति स्तर बताया था मॉरिसन ने, और विचारशील स्तर बताया था हंट ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो स्मृति स्तर आता है सबसे पहले, फिर बोध स्तर आता है, फिर चिंतनशील स्तर आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षक स्वतंत्र चर है। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ये विधि शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन, शिक्षक, ये कुछ दिए हैं शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं, मुख्य प्रतिपादक दिए हुए हैं, तो इनके नाम दिए हुए हैं, ये अपन को याद कर लेना। संपूर्ण से अंश की, तो ये शिक्षण सूत्र है जो संपूर्ण से अंश की है, और स्वाध्ययन है एक, और एक है शिक्षण सूत्र भावना का प्रशिक्षण। तो इसमें आंसर है ए। शिक्षण से अंश की गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना, फिर स्वाध्ययन डॉल्टन का है, फिर भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी एवं फ्रॉयवेल का है। भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसी एंड फ्रॉयवेल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन, कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। शिक्षण एक कला है, एक विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों हैं। तो कला और विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। तो 1 2 3 शिक्षण का स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। सबसे पहले स्मृति, बोध और चिंतनशील स्तर। फिर नेक्स्ट देखेंगे 12 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षण कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आएगा ए, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एंड्रोगोलॉजी किया जाता है। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो इसे एंड्रोगोलॉजिकल कहते हैं, एंड्रागॉजिकल, ठीक है। तो कब, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित मीन्स सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो एंड्रागॉजिकल कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे 14, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए। तो 14th का आंसर आएगा डी, सभी होना चाहिए, विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, ठीक है। फिर आएगा 15th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण संदर्भ में सही है। तो इसमें आएगा शिक्षण एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। छात्र आश्रित चर है, छात्र किस पे आश्रित है, शिक्षक पे, लेकिन शिक्षक स्वतंत्र है। निम्नलिखित प्रशिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला है। तो चिंतनशील स्तर पर्याप्त वातावरण के लिए खुला हुआ है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किया हुआ था बेंजामिन एस ब्लूम ने। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है? तो अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग आएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? मूल्यांकन। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो मूल्यांकन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, शिक्षक केंद्रित दर्शाता है। सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, शिक्षक केंद्रित। कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो शिक्षक केंद्रित दर्शाता है सत्तावादी स्तर पर शिक्षण। ठीक है, क्रिया करके एक और दो सम्मिलित करना है। क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 22 का आएगा बी। 1 का थर्ड, सेकंड का 1, थर्ड का 2, 4 मीन्स 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 एक बार बता देती हूँ। 3 1 2 4 मीन्स यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है, ये यथार्थवाद हो गया। और क्रिया करना सीखना व्यवहारवाद हो गया। पर्यावरण के माध्यम से सीखना प्रकृतिवाद हो गया। और सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति हो गया आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के प्रति प्रतिबिंबित होते हैं? तो 23 का आएगा ए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। फिर आएगा 24 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? तो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र को प्रतिबिंबित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? शारीरिक कौशल से संबंधित है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा या से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत कौन किया जा सकता है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में किया जा सकता है? तो आएगा ये प्रयोग करना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य? शिक्षा और शिक्षण की एक अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं है, अंतर है दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण क्षेत्र विशेषज्ञता को दर्शाता है? तो उपरोक्त सभी दर्शाते हैं। निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? तो इसमें आएगा जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन से अध्यापन का सिद्धांत है? तो अध्यापन का सिद्धांत कौन सा है? इसमें उपरोक्त सभी अध्यापन के सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। ठीक है, फिर 32 देखेंगे। 32 में देखेंगे 32 का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं? तो संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो शिक्षण सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 33 का भी याद रखिए, शिक्षण संस्थान। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए?
तो प्रयोग में कौन सा विकल्प लाना चाहिए? उपरोक्त तो सभी लाना चाहिए। अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेश को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझना। फिर नेक्स्ट देखेंगे 37 में कुछ दार्शनिक दिए गए हैं और उनके दर्शन दिए गए हैं, जैसे टैगोर दिए हैं, विवेकानंद जी दिए हुए हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी दिए हुए हैं और बौद्ध धर्म दिया गया हुआ है। तो इसका 37 का सी है। 37 का सी है, मतलब कि 3 4 1 2। तो 1 2। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है टैगोर। तो टैगोर का आएगा योग शिक्षा का एक बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बालक सभी प्रकार की अधिक पुस्तकों से महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। फिर दूसरे का आएगा फोर्थ। तो दूसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक दिए हुए हैं वो विवेकानंद है, और विवेकानंद का आएगा फोर्थ, मीन्स योग शिक्षा का एक माध्यम है। फिर थर्ड के फर्स्ट महात्मा गांधी का आएगा सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और फिर आएगा फोर्थ का सेकंड, मीन्स बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? बौद्ध धर्म में बोला गया है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 38 में देखेंगे किसने कहा है? शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चरित्र का निर्माण, मन की शक्ति, ज्ञान का विस्तार, ये सब स्वामी विवेकानंद ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो उद्देश्य का निरूपण, शिक्षण अनुदेश की योजना बनाना, ये सभी आना चाहिए, और छात्रों की रुचि जानना। 40 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है? तो सभी कथन सम्मिलित इसमें आएगा शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं, ये वाला आएगा इसमें, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। फिर 41 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन? निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? तो शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक उपरोक्त सभी। 43 का देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, ये गलत बात है। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा अध्यापक हो सकता है। 44 का देखेंगे। एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, तो वही माना जाता है जो अपने विषय को अच्छी तरीके से जानता हो। 45 देखेंगे। यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो कौन सा करना चाहिए? पुस्तकें लिखना। पुस्तक लिखने से उसकी आय में वृद्धि हो सकती है। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो आप उसको किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे एक शिक्षक के रूप में? तो उपरोक्त सभी आएगा। सेमिनार सम्मेलनों में भाग लेना, विषयों में ज्ञान में वृद्धि, पाठ्यक्रम में भाग लेना, दलितों के उत्थान के लिए सामूहिक सेवा करना, इसमें सभी प्रकार का प्रोत्साहन आप उसको देंगे। 47 देखेंगे। छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो 37 का आएगा सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके करता है। ठीक है, फिर आएगा एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह आएगा कि जो सिखाता है उसका छात्र और उसके अर्थ समझने में सहायता करता है। 49 देखेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। फिर 50 देखेंगे। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। इस तरीके से अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें हैं लगभग, ये सीरीज़ होगी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हैं। 1 2 7 109 और 109 क्वेश्चन हैं पूरे।
तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, रीड कर लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा वहाँ पे। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से बाकी सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो और लगा लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।